नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और हमारे खास शो ग्लोबल चश्मा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज इस हमारे खास प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं एक नया मुद्दा जो कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं भारत से भी। दरअसल भड़काऊ भाषण, आतंकवाद को बढ़ावा देने, मनी लॉन्ड्रिंग मामले और तमाम कई और आरोपों को झेल रहा भारत का भगोड़ा जाकिर नायक, उसको अब पाकिस्तान से न्योता आया है। वो पाकिस्तान जा रहा है, अगले महीने उसे पाकिस्तान जाना है और इस दौरे के दौरान उसका बेटा भी साथ रहेगा। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने उसे इनवाइट किया है और वहां पर वो कार्यक्रम करेगा। जिस तरीके की स्पीचेस वो देता है वो वहां पर देगा। और अब इस पूरी यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जाकिर नायक की जो हिस्ट्री है वो बहुत खराब रही है और जिस तरीके से भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित किया और उसके बाद मलेशिया में उसने शरण ली, भारत के खिलाफ बोलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उसने बोला। इसी के साथ कश्मीर मुद्दे को लेकर भी उसने पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान बोला था। तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे और बात करेंगे आखिर पाकिस्तान वो क्यों जा रहा है और पाकिस्तान सरकार को आखिर जाकिर नायक में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ निपुण जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं और लेखक हैं, शिक्षाविद हैं। बहुत स्वागत है निपुण जी आपका एनएमएफ न्यूज पर। एक बार फिर हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की और खासकर जाकिर नायक की। जाकिर नायक जा रहा है पाकिस्तान, कैसे देखते हैं आप इसे? और जाकिर नायक पाकिस्तान जा रहा है, इस पर क्या भारत पर कोई असर पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, भारत पे असर पड़ना पहले पड़ चुका होता, ठीक है ना। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान का पता चलता है कि पाकिस्तान जो भारत करते हैं और जो रेडिकल जो आपके ब्रिटिश प्रिस्ट होते हैं, यानी कि जो रेडिकल कट्टरपंथी जो उपदेशक होते हैं, उनको क्या करता है, बाहर से आयात करता है। यानी कि उसके पास कट्टरपंथी बचे भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहीं के ही पाकिस्तान के अंदर ही इस बात को लेकर विरोध शुरू हो गया है। और ये विरोध जो पहले उठाया वहीं के एक डिप्लोमेट से है, हुसैन हक्कानी। हुसैन हक्कानी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या रहे हैं आपके पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस प्रकार से किसी भी कट्टरपंथी को आयात करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी, और बड़ा इंटरेस्टिंग कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर पहले ही बहुत सारे क्या कट्टरपंथी हैं। हमारी लास्ट चर्चा हो भी रही थी, मैंने बताया था कि पाकिस्तान जो चलता है वो ट्रिपल ए, यानी कि आपका अमेरिका, आर्मी और अल्लाह। अल्लाह का मतलब है यहाँ पर ये नहीं कि मैं खुदा की बात कर रहा हूँ, वाले की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार के जो रेडिकल ग्रुप्स वहां पर हैं, जो रेडिकल वहां पर जो स्पीचेस देते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, चाहे आप मसूद अजहर का नाम ले, हाफिज सईद का नाम ले, ये इसी प्रकार के उन्हीं श्रृंखला में ये आपका नायक है। यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी जाकिर नायक भी उसी तरह की कैटेगरी में आने वाला व्यक्ति है। देखिए, जाकिर नायक की थोड़ी सी अगर आप हिस्ट्री में बात करें, बैकग्राउंड में बात करें, नहीं उससे पहले हम बात करेंगे जाकिर नायक पर भी। लेकिन जो आपने बताया कि हुसैन हक्कानी जो कि पाकिस्तान के राजनयिक रहे हैं, श्रीलंका में भी रहे, अमेरिका में भी रहे, जरा उनका एक बार ट्वीट हम लोग दिखा देते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। वो मैं आपको सबको बता दूंगा कि पाकिस्तान को इस निमंत्रण पर एक बार फिर विचार करना चाहिए, ये उन्होंने लिखा। इसी के साथ कि हमारी धार्मिक कट्टरपंथियों की मेजबानी करने वाले देश की छवि मजबूत करेगा। कट्टरपंथी धर्म प्रचारकों के मामले में पाकिस्तान पहले ही आत्मनिर्भर है, हमें ऐसे लोग आयात करने की जरूरत नहीं है। ये हुसैन हक्कानी ने कहा और कहा कि एक बार फिर विचार करना चाहिए और ये जो दौरा है उसे रद्द किया जाना चाहिए। जाकिर नायक को पाकिस्तान नहीं बुलाना चाहिए, शहबाज शरीफ सरकार को इस पर सोचना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। जी निपुण जी, आपने जिस तरीके से बताया, मैंने ट्वीट भी पढ़ के बता दिया। अब आप बता रहे थे जाकिर नायक की हिस्ट्री कि कहां से जाकिर नायक और ज्यादा चर्चाओं में आया। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक दुरुस्त कर दूं, मैं गलती बोल गया था। ऑस्ट्रेलिया में रहे हूँ, श्रीलंका में रहे हैं। और मुझे अच्छे से याद है श्रीलंका की बात पर, जब इस तरह अटैक हुए थे श्रीलंका में रविवार को 2019 के आसपास की हम बात करें, तो आपको याद होगा जाकिर नायक का नाम उस समय भी आया था। और जो ढक्का में बम ब्लास्ट हुए थे, उन बम ब्लास्ट में भी इसका 2016 में नाम आया था। और 2019 के ईस्टर जो बम धमाके थे उसमें नाम आया था। और एक जानकारी और, जो हमारे यहाँ पे देखें, जो हमारी एनआईए है और इसके अलावा जो ईडी है,
इन दोनों ने ही इसके ऊपर शिकंजा कसा था। एनआईए का कहना था कि ये जो है बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों को भारत में अंजाम देना चाहता है, और ईडी का कहना यह था कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों में क्या है ये लिप्त है। इसके अपने एक इंस्टीट्यूशन था जो 90 में इसने बनाया था, उसी संस्था के थ्रू ये क्या करता था, मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी करता था और कुछ एनजीओ एक्टिविटीज को चलाने का प्रयास करता था कि ताकि एक रॉबिन हुड जैसी जो इमेज है वो इसकी बने, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिले। और एक और इंटरेस्टिंग जानकारी, ये भी नाम इनका आता है, जाकिर नाइक का नाम ये भी आता है कि जो आईएसआईएस है, आईएसआईएस ने जो दक्षिण एशिया के अंदर अपने पैर जमाने का प्रयास किया था, तो उसमें जाकिर नाइक का भी नाम बहुत बड़ा नाम आता है कि जाकिर नाइक अगर सपोर्ट करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई, जैसे भी आप हुसैन नक्कानी ने कहा था, कितना इंटरेस्टिंग उन्होंने स्टेटमेंट आपने ट्वीट दिखाया कि पहले ही बहुत सारे हमारे यहाँ पर क्या कट्टरपंथी उपदेशक हैं, यानी हुसैन नक्कानी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी क्या है, आपका रेडिकलिज्म है, कट्टरपंथी है। और देखिए बात है कि आपका जाकिर नाइक उनसे कैसे अटैच कर सकता है। देखिए अगर आप देखेंगे पाकिस्तान को, तो इस्लाम के बहुत सारे क्या है आपकी विचारधाराएं हैं, जिसमें आपका बहावी हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, इसके अलावा आपका अहमदिया है, बहुत सारे सेट हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है या जो जाकिर नाइक है, ये दोनों ही जो हैं वो बहाविज्म आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं। और बहाविज्म आइडियोलॉजी जो इस्लाम की सबसे कट्टरपंथी विचारधाराएं हैं, उनमें से एक विचारधारा बहाविज आइडियोलॉजी है। और इसका अगर आप देखेंगे सेंटर पॉइंट जो देखेंगे वो आपको साउदी देखने को मिलेगा। ये सुन्नी फंडामेंटलिस्ट होते हैं, ये किसी भी तरीके से और किसी भी रिलीजन को, किसी भी विचार को एक्सेप्ट करते नहीं है। आपने सुना होगा जो अहमदिया हैं, अहमदिया के खिलाफ भी जाकिर नाइक के बहुत सारे क्या आपको स्टेटमेंट मिल जाएंगे, बहुत सारे भाषण मिल जाएंगे। और आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर केवल ये नहीं कि माइनॉरिटीज केवल हिंदू हैं या क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, उनके अगेंस्ट ही होता है, बल्कि जो अहमदिया उनके अगेंस्ट भी होता है। और जाकिर नाइक के केमिस्ट्री की बात करें तो ये मुंबई का रहने वाला था, और मुंबई में रहने के बाद इसने वहां पर अपना जो मेडिकल की जो तैयारी है वो उसने मेडिकल की तैयारी की, मेडिकल सर्जरी डॉक्टरी से की हुई है। और करने के बाद हम देखें तो 90s के बाद जाके ये अपना क्या करता है, इंस्टीट्यूशन, अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाता है और अपने आप को इस्लामिक उपदेशक के रूप में, तो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करता है और अपने आप को इस्लामिक उपदेशक के रूप में क्या करता है, स्थापित करता है। और आगे बढ़कर ये एक टीवी की स्थापना करता है, नाम तो रखता है पीस, लेकिन सारे काम इसके क्या थे, दंगा फसाद फैलाने वाले, आप कुछ भी कहिए, यानी कि भड़काऊ भाषण देने वाले। और आपने हेट स्पीच जी, और अगर आप जाकिर नाइक की अगर आप स्पीच भी सुनेंगे, मुझे एक वाकया याद आता है, मैंने इसकी एक बहस, एक डिबेट देखी थी, श्री श्री रविशंकर जी जो हैं उनके साथ में इनकी बहस हुई थी। और ये क्या करता है जाकिर नाइक, अगर आप देखेंगे ये हिंदू धर्म ग्रंथ, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, इन कुछ खास बातों को रटा हुआ है। और रटने के बाद जहां जहां उसको लगता है कि मैं घेर सकता हूं, श्री श्री रविशंकर जी ने यही बात इसको कही थी कि अगर आप कोड कर कर एक ही सेंटेंस को पढ़ के पढ़ेंगे तो आपको अर्थ का कुछ अलग दिखाई देगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे क्या होते हैं, हिंदू धर्म की बहुत सारी चीजों को अधूरे ज्ञान के माध्यम से परोसने का प्रयास किया जाता है। जैसे राम जी का उदाहरण लिया जाता है कि सीता माता को छोड़ दिया गया, उसका पूरा का पूरा आप घटना को जानेंगे नहीं, पूरा उसके भाव को जानेंगे नहीं कि सनातन धर्म में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, और उस प्रकार से क्या करता है, लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। इस्लाम को ऊंचा दिखाने का प्रयास करेगा कि इस्लाम बहुत ऊंचा है, इस्लाम में इस प्रकार की मान्यता नहीं है, इस प्रकार की बातें नहीं है। तो यानी कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर अपने धर्म को ऊपर दिखाने की इसकी क्या रहती है, नीति रहती है, पॉलिसी रहती है। और बहुत बड़ी संख्या में देखेंगे यूथ जो है इस्लाम के, वो इससे काफी ज्यादा क्या होते हैं, मुस्लिम युवा से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि मुस्लिम युवा में क्या वही बात, प्रभावित वाली बात 2016 में भी सामने आई थी, जब बांग्लादेश के ढाका में ब्लास्ट होता है और वहां पर पकड़ा गया आरोपी ये कहता है कि वो जाकिर नाइक से बहुत प्रभावित है, वो तमाम उसके वीडियोस देखता है और प्रेरित होता है। ये बात सामने आई थी, तब जाकिर नाइक और हाईलाइट में आया और उसके बाद वो देश छोड़कर भाग जाता है। 2016 में ही मलेशिया में शरण लेता है और भारत आने की हिम्मत नहीं रखता। उसके बाद भारत उसे भगोड़ा घोषित करता है। लेकिन हाल ही में निपुण जी,
एक इंटरव्यू उसने दिया और तमाम उसने जम्मू कश्मीर को लेकर भी बात की। उसने आर्टिकल 370 जब रिवोक किया गया जम्मू कश्मीर से, उसको लेकर भी बात की और ये खासतौर पर कहा कि अब उसका भारत जाना नामुमकिन ही है, क्योंकि वो भारत आता है तो वो सीधा जेल जाएगा, गिरफ्तार होगा, जो एजेंसियां हैं वो सीधा उसे जेल में डाल देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बात कही कि सरकार जो है वो कमजोर हो रही है, उनकी तमाम ये बातें भी वो कहता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल, देखिए एक्चुअली 16 में ही जो उसकी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन थी उसको बैन कर दिया गया था, जो उसका पीस थी उसको बैन कर दिया गया था, और भारत का जो एक बहुत मजबूत कानून है जो टेररिस्ट एक्टिविटी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक्शन लेता है, यूएपीए, उसके तहत इसका क्या है, नाम दर्ज है। यानी कि उसमें इसको नाम दर्ज किया गया, मामला कोर्ट में चला, ये हाजिर नहीं हुआ तो उसको भगोड़ा घोषित किया गया है। और अभी जब 2016 में हमारे यहाँ से भागा तो ये मलेशिया में गया। अब मलेशिया में उस समय जो प्रेसिडेंट थे मलेशिया के, वो थे महातिर मोहम्मद। और महातिर मोहम्मद को आप देखें तो वो बहुत ही ज्यादा, इमरान खान, महातिर मोहम्मद, आपका ईरान, ये 3-4 देश ऐसे थे, और साथ में आपका टर्की के अर्दवान, ये उस समय बहुत ही ज्यादा बड़ी मुहिम चला रहे थे 2016 में। और एक इस्लामोफोबिया आपने ये इन चारों ने कि भारत में इस्लामोफोबिया हो रहा है, इस्लाम के अगेंस्ट है, तो इन चारों ने अपने ब्लॉक बनाने का प्रयास किया था। लेकिन वर्तमान में हम देखें जो मलेशिया के प्रेसिडेंट, आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट में आपका अनवर इब्राहिम है, उनके साथ हम लोग पढ़ते हैं, अपन व्यवस्था कराने का प्रयास कर रहे हैं कि जाकिर नाइक को हम एक्स्ट्राडिशन सिस्टम के थ्रू भारत लेकर आए। और ये बात उसने बिल्कुल सही बात की है कि मेरे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि कानूनी तो सख्त है जो इसके ऊपर लगा है जाकिर नाइक के ऊपर। और अभी जब आपने इस तरह अटैक की बात की, आपने ढाका अटैक की बात की, मैं ये भी जानकारी दूं, काफी सारे यूथ साउथ इंडिया के, मैं स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां से आईएसआईएस को ज्वाइन करने गए थे। जब उनको भी पकड़ा गया तो उन्होंने भी इस प्रकार की बातें कही थी कि हम जाकिर नाइक के वीडियोस देखते हैं। तो ये एक स्पॉइल्ड पॉइजन जैसे लोग होते हैं जो धीमा जहर युवाओं के मन में डालते हैं, और कहीं ना कहीं उस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए, देखिए चेतन जी, आप एक आतंकवादी से तो लड़ ले, लेकिन जो नए नए आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं, जो कश्मीर के ऊपर आपने बयान की बात की, तो कश्मीर में जैसे आपने सुना होगा एक बुरहान वानी, जिसको भारतीय सेना ने मारा था, यानी कि जिसको मारा गया था, और वो भी टेररिस्ट, और कौन से ग्रुप से था, वो आपका हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से आपको बिलोंग करता था। हिजबुल मुजाहिदीन को भी अगर आप गूगल पे जाएं और सर्च करें तो वो भी बहाविज्म आइडियोलॉजी का। और आप देखिए जो कश्मीरियत की जाती है, कश्मीरियत में कभी भी आपको बहाविज्म आइडियोलॉजी का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन जब से 90s में ज्यादातर कश्मीर के अंदर जब इस्लामीकरण करने का प्रयास पूर्ण रूप से किया गया, तो वहां पर बहाविज्म आइडियोलॉजी को बढ़ाने का प्रयास किया संगठन, वहां पर इसी आइडियोलॉजी से स्थापित किए गए थे। तो जाकिर नाइक जो 370 पर बयान देता है, वो उसी आइडियोलॉजी के तहत वहां पर क्या करता है, बयान देता है। और पीएम के बारे में उन्होंने बोला, बहुत सारी बातें बोला, हम उस पर जिक्र नहीं करेंगे, तो बोलते रहते हैं लोग, इनका बोलने का काम होता है। लेकिन भारत की चिंता की बात क्या है, देखिए पाकिस्तान ने इसको बुलाया, पाकिस्तान का बुलाने का मकसद ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथी बनाना है, ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे कट्टरपंथी है। नहीं, यही मेरा सवाल है कि पाकिस्तान आखिर सोचता क्या है, पाकिस्तान जो है वो चाहता क्या, कि पाकिस्तान के जो हालात है हम सबको पता है। अगर हम देखें पिछले दिनों जब फीफा होता है कतर में, तो जाकिर नाइक को बुलाया जाता है, कतर वो पहुंचता है। लेकिन अगर पाकिस्तान कतर वाली राह पर चलने की कोशिश करता है तो कतर की खूब आलोचना हुई थी, कतर को खूब सुनाया भी गया था, और ये तक आरोप लगे थे कि जाकिर नाइक वहां जाके कन्वर्जन करा रहा था, ये भी आरोप तब लगे थे। तो क्या पाकिस्तान कतर वाली राह पर चलना चाहता है? क्या पाकिस्तान कतर से कंपैरिजन कर सकता है? क्या हो रहा है, क्या सोचता है पाकिस्तान इस पे? देखिए आपने बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लिया कतर का। आपने ये देखा कि सऊदी ने नहीं बुलाया इसको, हाँ, सऊदी ने नहीं बुलाया, यूएई ने नहीं बुलाया, कतर ने बुलाया। एक तो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि ये भी थोड़ी जानकारी आपके दर्शकों को होनी चाहिए जी। देखिए सऊदी और यूएई जो है ये लगातार अपने को मॉडरेट कर रहे हैं, और इनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी ऑयल एक्सपोर्ट इकोनॉमी थी, जो फ्यूचर में क्या हो जाने वाली है, समाप्त हो जाने वाली है। तो वो नए नए अपने आप को क्या कर रहे हैं, सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। और आप देखें सऊदी में जितने कट्टरपंथी लीडर्स हैं उनके खिलाफ जो किंग सलमान है, यानी कि जो आपका सलमान है, प्रिंस सलमान, वो उन सबके अगेंस्ट एक्शंस भी ले रहे हैं। और वहां पर जो कट्टरपंथी हैं वो सलमान के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। लेकिन जब आप कतर की बात करें तो सऊदी एक लीडर है इस पूरे वर्ल्ड का, यानी कि अब हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करते हैं, सऊदी लीडर है, उसे नहीं बुलाया। अब कतर की बात सुनिए,
कतर एक ऐसा देश है, कतर एक ऐसा कंट्री है जो लगातार क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लगातार ट्राई कर रहा है किस बात का, वो ट्राई ये कर रहा है कि जो वेस्ट ब्लॉक है और जो इस्लामिक कट्टरपंथ है उनके बीच में क्या बने, वो एक मीडिएटर बने। ये मीडिएटर बनने का प्रयास कतर का है। और देखिए तालिबान की बात करें, जो आपको याद होगा तालिबान की अमेरिका से जब डील हो रही थी तो वो दोहा में हो रही थी, दोहा यानी कि कतर में। अभी रिसेंटली आप देखें तो हमास की और अमेरिका की या इजराइल की जो मीटिंग होने की बात वो भी दोहा में हुई, और दोहा यानी कि कतर। तो कतर का जो प्रयास है वो क्या है, मीडिएटर बनने का। लेकिन कतर बन सकता है मीडिएटर, क्योंकि कतर है पैसे वाला देश। पाकिस्तान भूखा नंगा देश आज की तारीख में, आज वो इस प्रकार की अगर बात करता है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान का एक ही निशाना है, वो क्या है, भारत। देखिए भारत के जो बहुत ही भगोड़े, चाहे वो दाऊद इब्राहिम की आप नाम बात करें, मसूद अजहर की आप नाम बात करें, जितने भी आप इस प्रकार के लीडर्स देखेंगे वो सालों के लिए शरणर स्थली बनती है कौन, आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक ही मोटिव कि भारत को कैसे हम तंग कर सकते हैं, भारत को कैसे परेशान कर सकते हैं। और देखिए जाकिर नाइक जब स्पीच देगा तो इसके वीडियोस जो चलेंगे आप देखिएगा बड़ी संख्या में भारत में भी इसके वीडियो देखे जाएंगे। जब इसके वीडियो जो चलेंगे तो इसका इंटरव्यू आप देखिएगा, आप तो खैर इंटरनेट को जानते हैं, यूट्यूब चैनल पे आपका है, तो आप देख सकते हैं कि कौन लोग इसको ज्यादा देखते हैं। तो वो एक प्रयास जो है पाकिस्तान का लगातार, उस तरह के प्रयासों को क्या करेगा, गति देगा। और कहीं ना कहीं भारत के विरोध की बातें वहां आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, हालांकि हम विचार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर आपत्ति कहीं ना कहीं भारत को भी जतानी चाहिए क्या निपुण जी? क्योंकि जिस तरीके से भारत का ये भगोड़ा है और कट्टरपंथ, आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, तमाम बहुत सारे आरोप हैं और इसको मोस्ट वांटेड जो है वो करार दिया गया कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से। अब ये भारत आने की हिम्मत दिखा नहीं पा रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई कार्रवाई जरूर एजेंसियां जो हैं वो करें, लेकिन क्या पाकिस्तान वो आ रहा है, इस पर कोई आपत्ति जतानी चाहिए सरकार को, या हो सकती है आपत्ति? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान को तो खुद ही नहीं करना चाहिए, जिसको भारत ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। और मलेशिया सरकार से लोग पड़ते पर व्यवस्था के तहत डिमांड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो जानबूझ के बुला रहा है, जानबूझ के बुला रहा है। भारत की ओर से अभी तो कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि देखिए कोई भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, पाकिस्तान में बड़ा उस आपत्ति को मानने वाला भी नहीं है। हमारी आपत्ति तब हो सकती है जब इसकी कोई स्पीचेस होंगी, उन स्पीचेस में क्या होगा, ये भारत के खिलाफ कुछ बोलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत जाकिर नाइक जैसे विलेन को, जाकिर नाइक जैसे इंसान को लेकर, मैं माफी चाहूंगा इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन जो मेरे देश को तोड़ने की बात करें, मेरे देश में अशांति फैलाने की बात करें, मुझे गुस्सा आता ही उन लोगों के ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी कर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत अपनी ही कहीं ना कहीं क्या करेगा, इमेज डाउन करेगा। ऐसे व्यक्ति को हमको लाना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए, ना कि इस प्रकार को कमेंट करना चाहिए। ये जरूर है कि भारत को बहुत सचेत रहना चाहिए, इसके वीडियोस भारत में ना चले, उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई भी बात आप देखेंगे तर्क आधारित होती नहीं है, उल्टी सीधी बातें पढ़ाई जाती हैं। और जो कम पढ़े लिखे युवा हैं, जिनको थोड़ा भी सेंस नहीं है, वो युवा इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और कहीं ना कहीं इसके थ्रू कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में क्या होते हैं, लिप्त होते हैं। तो हमें आवश्यकता क्या है, अपने डिफेंस को मजबूत करने की, चाहे वो एक इंफॉर्मेशन वॉर हो। देखिए आज की तारीख में एक इंफॉर्मेशन वॉर है, और ये इंफॉर्मेशन वॉर का सरगना मैं इसको कहूंगा, माफिया कहूंगा मैं इसको। ये इंफॉर्मेशन जो देता है, झूठी सच्ची बातें कहीं से भी निकाल कर तर्क के आधार पर, ये श्री श्री रविशंकर जी के साथ भी टिक नहीं पाया था। उसी तरह देश के साथ में करता है और किसी भी तरह के बयानबाजी करता है। और पिछले दिनों जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं, उन्होंने भी लताड़ लगाई थी सोशल मीडिया पर, उन्होंने भी रिप्लाई, इसने वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ इसने कोई बात कही थी और भारतीय मुसलमान को भड़काने की बात कहीं ना कहीं वो कहता हुआ नजर आया था। जी बिल्कुल, रिजिजू ने दे दिया, लेकिन किरण रिजिजू ने भी कैसे दिया था, वो एक्स जो हमारा सोशल मीडिया हैंडल है उस पर ही बोला था इसने, रिजिजू साहब ने। उस पर इसने बोला था, जाकिर नाइक ने बोला था, रिजिजू साहब ने उसको रिप्लाई भी किया, उस तरह का रिप्लाई भी दिया जाए। देखिए वक्फ बोर्ड का मैटर क्या है, वक्फ बोर्ड में इसको क्या लेना देना, इसका क्या मतलब है? वक्फ बोर्ड हमारा इंटरनल मैटर, तुम तो भगड़े हो, गुंडे हो, अपराधी हो, तभी तो भागे आगे फिर रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब बोलने का? सरकार इसका आपत्ति भी जताई। और देखो वक्फ बोर्ड का मैटर एक बहुत बड़ा मैटर, इसमें हम कभी चर्चा आराम से करेंगे, इस विषय को आप रखिए, बड़ा शानदार विषय आपने उठाया।
तो वक्फ बोर्ड का मैटर क्या है कि भाई वक्फ बोर्ड का मैटर भारत का अपना इंटरनल मैटर है। भारत तय करेगा कि किसको कितनी आजादी कितनी स्वतंत्रता दी जाए। बिल्कुल। देखिए हमारा जो संविधान है आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी एब्सोल्यूट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। और आर्टिकल 25 को आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 26 को आप पढ़ेंगे, 26 भी ये कहता है जहां पे धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार संस्था बनाने की आजादी दी गई है, लेकिन उस संस्था के ऊपर आप ये नहीं कर सकते आप मनमाने तरीके से कुछ भी करें, क्योंकि हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। और वक्फ बोर्ड अगर किसी भी तरीके से ट्रांसपेरेंसी को दरकिनार कर कर गरीबों का हक छीनता है तो बिल्कुल उस पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। हमारा सिंपल सा सरकार का कहना यही है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर कोई भी जो व्यक्ति जरूरी बदलाव है अगर वो वक्फ बोर्ड के जरूर खिलाफ साफ तौर पर ये कहा गया है। हालांकि अब जाकिर नायक को जो लेकर बात है और इन सब चीजों से पाकिस्तान की जो चाल है उसका असली चरित्र है, जो चेहरा है, वो कहीं ना कहीं सामने आता है कि वो आखिर क्या सोचता है, क्या मंशा रखता है। उसे अपने देश की जनता की कोई फिक्र नहीं है, चाहे वो भूखे मरे, उनके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है। जी कुछ कहना चाहते हैं निपुण जल्दी से। हाँ बस मैं लास्ट चेतन जी बोल दूं आपको। देखिए पाकिस्तान इसको बुलाकर खुद ही गलती कर रहा है। आपको पता है ब्रिटेन जैसे देश ने भी जाकिर नाइक को बैन किया हुआ है, और ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत बड़ी भूमिका उसकी है। बांग्लादेश ने बैन किया, ठीक है, बांग्लादेश के आज के हालात कुछ और हैं, लेकिन पहले की शेख हसीना गवर्नमेंट ने उसको बैन किया हुआ है, पर ब्रिटेन ने बैन किया तब तुम बुला रहे हो। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा एक दावा है कि आज पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल टेररिज्म को पैदा करने वाला एक देश है, जहाँ पर टेररिज्म को क्या बढ़ावा दिया जाता है, ये दावा हमारा पुष्ट होता है। और मैं तो कहूंगा कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह की बातों को उठाए कि किस प्रकार पाकिस्तान कट्टरपंथियों को समर्थन देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जाकिर नायक जैसे भगौड़े और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को जिस तरीके से पाकिस्तान बुलाता है, इनविटेशन देता है कि आप आइए और तमाम जो आप हेट स्पीच रखते हैं वो हमारे मंच से रखिए, इस तरीके का पाकिस्तान ये सोच रखता है, ये मंशा रखता है, कहीं ना कहीं बिल्कुल उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल साफ होता है, बेनकाब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर जाकिर नायक और उसके पीछे अब पाकिस्तान किस तरीके से जो आतंक को पालता है, आतंक को पनाह देता है, वो ऐसे कट्टरपंथियों को अपने यहां बुलाकर अपने मंचों से पूरे देश विदेश में किस तरीके का मैसेज जो है वो पहुंचाना चाहता है, वो बेनकाब होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही तमाम ऐसी जानकारियों के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।